अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम ये वाला लैंडिंग पेज बनाने लगे हैं। ये हमारा सीएसएस का चाइल्ड नंबर 1 है। सीएसएस के कोर्स से अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो लाजमी देख लें। मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये खुद से ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता फिर आप इस चैलेंज को देखें। एक सादा सी वेबसाइट है, इसमें HTML और CSS का इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी खोल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी डायरेक्टरी बना रखी है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ओपन विद कोड का बटन आ जाएगा। याद रखें, मैं VS कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसलिए आ रहा है। अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई और ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा, लेट्स से index.html, और बॉयलर प्लेट डालूंगा। यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर आके हम कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम लिखते हैं CSS3 चैलेंज 1। मैंने यहाँ पर बेसिक सी चीजें लिख ली है और अब मैं यहाँ पर गो लाइव के बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है लाइव सर्वर के नाम से। अगर आप यहाँ पर आकर सर्च करें लाइव सर्वर तो आपको यहाँ पर ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। इस एक्सटेंशन से क्या होता है कि आप क्लिक करें तो आपका सर्वर लाइव ऑन हो जाता है और आपको इससे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस वाली साइड चीज को इधर रख लूंगा और इसे थोड़ा सा इधर एक्सपेंड कर लूंगा और इसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लूंगा। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा जूम इन हुआ हुआ है। मैं इसे जूम आउट करूंगा। जूम आउट करने से क्या होगा कि ये ऐसे ही फील आएगा जैसे कि डेस्कटॉप पे है, यानी जैसे कि हमने बड़ा किया हुआ है इसे। तो हम इसे छोटा करके जूम आउट कर लेंगे ताकि हमें वही इफेक्ट मिल जाए। हम अपने डिजाइन की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो शुरू में साइडों से स्पेस दी गई है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम एक कंटेनर का डिव बनाएं और सबसे पहले साइडों से हम स्पेस दे दें। यहाँ पर आऊंगा, इसे इरेज कर देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं डिव और इसे क्लास देते हैं कंटेनर की। हम यूजुअली इसे कंटेनर ही क्लास लेते हैं, ये एक कन्वेंशन है। आप कोई भी क्लास दे सकते हैं, हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना जो है ना मार्कअप लिख लेता हूँ, जो जो हमने चीज इस्तेमाल करनी है। तो मैं इसे यहाँ पर रखूंगा और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है नैव। अब एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि डिव के अंदर हम अलग अलग चीज को रखें, जैसे कि इस डिव के अंदर हम ये सारा कंटेंट लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं नैव ओपन करूं और उसके अंदर एक कंटेनर डालूं। तो हम वही वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडर लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा हेडर है, ऑन टॉप है सबसे पहले। और उसी के अंदर हमारा जो है एक लोगो है साइड पे। तो लोगो इन्होंने बनाया नहीं हुआ, इन्होंने HTML और CSS से स्टाइल किया हुआ, तो हम भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एक स्पैन टैग और उससे क्लास ले दूंगा लोगो की। उसके अंदर इन्होंने लोगो लिखा हुआ तो हम सिंपल सा लोगो लिखा रहने देंगे। उसके बाद इसके नीचे आएंगे, स्पैन के नीचे हेडर के अंदर हम एक नैव टैग खोलेंगे। नैव टैग स्टैंड करता है नैव बार के लिए। यहाँ पर जो आपको नैव बार नजर आ रहा है ना, हम ये डिजाइन करेंगे। अब नैव के अंदर ना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीका होता है कि हम UL और LI का इस्तेमाल करें। ये भी एक कन्वेंशन है। तो हम यहाँ पर UL लिखते हैं और LI लिखते हैं। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर आपको याद हो तो HTML के कोर्स से। और ये हमारा लिस्ट आइटम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं होम, और होम लिखने से पहले भी हम यहाँ पर ना एक एंकर टैग डाल देते हैं, ताकि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें कहीं ले जाए। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एंकर ए लिखते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। हमारे पास इसका लोड हो जाएगा सारा कुछ। अगर मैं यहाँ पर हैशटैग डाल दूं ना तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। हमारे पास यहाँ पर लिंक है भी नहीं, तो हम हैशटैग ही डालेंगे। अब ए के अंदर मैं लिखूंगा होम, ठीक है। अब इस LI को और इसके अंदर जो ए ऐसे हम कॉपी करते हैं और 4 बार पेस्ट कर देते हैं। मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल है, यानी कैपिटलाइज्ड है, अपर केस में, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर मैंने अपर केस नहीं किया क्योंकि हम ये काम CSS से भी कर सकते हैं, तो हम इसे CSS में ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नैव बार का काम तो खत्म हो गया। अब हम हेडर के बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर इतना ही है। तो इसके बाद हमारा हीरो सेक्शन शुरू हो जाता है। जो सबसे पहला सेक्शन हमें नजर आता है, हम उसे हीरो सेक्शन कहते हैं। ये भी एक कन्वेंशन है। तो हम हेडर के अब बाहर आएंगे और एक सेक्शन का टैग खोलेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कंटेनर का जो एलिमेंट है वो डालना भूल गया, तो मैं हेडर को कंटेनर दे दूंगा और डिव देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब सेक्शन के अंदर आएंगे, सेक्शन को भी कंटेनर दे देते हैं क्योंकि हमें साइडों से स्पेस चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर ये लिखूंगा और ये इसके अंदर आते हैं। अगर हम यहाँ पर सेमेंटिक्स के हिसाब से देखें तो आप देखें ये सारा हमारा सिंपल ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज, ये हमारा H1 ही है। लेकिन सिंपल एंड ब्यूटीफुल को हमने थोड़ा छोटा और लैंडिंग पेज को थोड़ा बड़ा किया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि H1 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिंपल ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल और ब्यूटीफुल को ना एक्सपैंड टैग में रैप कर लेता हूँ। अब एक शॉर्टकट की होती है यहाँ पर VS कोड के अंदर, कि अगर मैं Ctrl+Shift+P दबाऊं और यहाँ पर रैप विद एब्रीविएशन लिखूं, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं कोई भी यहाँ पर टैग लिख सकता हूँ और उससे रैप हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर स्पैन टैग लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रैप हो गया। अब मैं ऐसे कोई क्लास भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉट लिखूंगा, इसका मतलब क्लास होता है। तो ऐसा करते हैं, क्लास रहने देते हैं और सिर्फ एक स्पैन टैग दे देते हैं। लेट्स से एंटर करते हैं और H1 को हम जरूर देंगे क्लास। लेट्स से मैं क्लास से देता हूँ हेडिंग के नाम से। तो यहाँ पर मैं देखकर सेव करता हूँ, देखते हैं कि अभी तक हमने जो चेंजेस किए वो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लोगो और ये कुछ टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे ए टैग्स।
और हमारा नीचे H1R है। तो अभी तक तो सही जा रहा है सारा कुछ। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास एक P टैग है, इसे थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, वो हम CSS के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके इन्होंने एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ, तो मैं भी लॉरम के साथ 20 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लिख लूंगा। इसके नीचे ही इन्होंने एक बटन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आके एक बटन लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट लर्निंग। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ लिख ली है, तो यहाँ पर वेबसाइट में देखें तो हमारा सब कुछ आ भी रहा है। तो अब यहीं पे रहने देते हैं और अपना स्टाइलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा, लेट्स से styles.css। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं styles.css दूँगा। अब सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, इसे लिंक कर लेते हैं। इससे पहले कि हम भूल जाएँ, तो हम यहाँ पर हेड में आएँगे, टाइटल से ऊपर लिंक लिखेंगे। href के अंदर हमने जहाँ पर हमारी CSS की फाइल पड़ी है वो रास्ता देना है। क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी में पड़ी है, तो मैं लिखूँगा स्लैश और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास styles.css। मैं इसे सेव कर लूँगा। अब यहाँ पर तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम ना बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड हमारी बॉडी है, तो मैं यहाँ पर बॉडी में आके बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, लेट्स से रेड। तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम ये साइडों से स्पेस दे देते हैं, जो हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन में देखा था कि एक स्पेस है। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं। यहाँ पर हम आएँगे डॉट कंटेनर वाली क्लास को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसे ही अपना कंटेनर बनाया था। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा विड्थ लेट्स से 80%। अब यहाँ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए। तो उसके लिए मैं ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है मार्जिन की। मार्जिन लिखूँगा 0 और ऑटो। ये पहली 0 वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि टॉप बॉटम से हमारा मार्जिन 0 होगा। आप जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं देना चाह रहा, इसलिए मैंने 0 लिखा है। और लेफ्ट एंड राइट से हमारा मार्जिन ऑटो होगा, यानी जो भी यहाँ पर स्पेस हमारे पास पड़ी है यहाँ पर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधी यहाँ पर आधी यहाँ पे। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आधी यहाँ पर स्पेस है और आधी यहाँ पर स्पेस है। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सही नजर आए। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अपना हेडर को स्टाइल कर लेते हैं। अगर मैं हेडर को आके सिलेक्ट करूँ, हेडर को मैंने कोई क्लास तो नहीं दी, उस पे कंटेनर की क्लास है। अगर मैं कंटेनर को दूँगा, तो ये वाले कंटेनर पे भी अप्लाई हो जाएगा और ये वाले कंटेनर पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर आके। हेडर को सिलेक्ट करते हैं और ऐसा करके सबसे पहले ऐसे ऊपर और नीचे से थोड़ी-सी पैडिंग दे देते हैं। हम मार्जिन भी दे सकते हैं, लेट्स से मार्जिन दे देते हैं हम। मार्जिन ऊपर-नीचे से मैं देना चाहता हूँ, लेट्स से 2 रैम यानी 32 पिक्सल। और लेफ्ट राइट से मैं नहीं देना चाहता फिलहाल। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, हमारा ये मार्जिन टू अप्लाई नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर अपना कंसोल ओपन किया और देखा कि यहाँ पर हमारी मार्जिन वाली ये वाली प्रॉपर्टी तो लग रही है जो कंटेनर पे, ये वाली नहीं लग रही। वो इसलिए कि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। हम स्पेसिफिसिटी हमारी क्लास की ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि एलिमेंट के नाम की हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये सबसे ऊपर आए, तो हम इसको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंट है, ये लाज़मी होना चाहिए। जैसे ही मैं दूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट राइट से भी हमारे पास जो है मार्जिन हट गया, तो मैं यहाँ पर ऑटो कर दूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर काम सही हो जाएगा, ऊपर नीचे से स्पेस आ गया है। नेक्स्ट काम ये करते हैं कि हम इस लोगो को स्टाइल करते हैं। तो इस लोगो को स्टाइल करने के लिए मैं ये यहाँ पर डॉट लोगो वाली क्लास को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आके मैं कहूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। अब हमें इसे एक फ़ॉन्ट फैमिली देनी पड़ेगी जो कि इस तरह की दिखती हो। तो लेट्स से मैं सैन्स सेरिफ इसे फ़ॉन्ट फैमिली देखता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी हद तक ये उसके साथ मुशाबहत रखता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट वेट अगर मैं इसे बोल्ड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं वैसा सही बन गया, लेकिन एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं है। तो ये फ़ॉन्ट हमें कहीं से गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करूँगा। अब इसके बाद इन्होंने एक लोगो को बॉर्डर भी दिया हुआ है, तो इस बॉर्डर को देने के लिए हम यहाँ पर आएँगे और लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल होगा शायद से, हम टच करके देख लेते हैं। 2 पिक्सल देते हैं, सॉलिड और ब्लैक कलर है। तो जैसे मैं लिखकर सेव करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर आ गया, लेकिन बॉर्डर और कंटेंट के बीच में थोड़ा-सा स्पेस होना चाहिए। तो अगर आप याद करें, बॉक्स मॉडल वाला हमारा जो चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर पैडिंग लिखूँगा और लिखूँगा 1 रैम। मैं लिखकर सेव करूँगा, तो ये ऊपर नीचे से भी 1 रैम हो गई है और साइडों से भी। मैं साइडों से मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, ऊपर नीचे से कम करना चाहता हूँ। तो मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 0.7 रैम ऊपर नीचे के लिए और लेफ्ट और राइट के लिए 1.5 रैम। तो ये बेहतर लग रहा है। हम ऊपर नीचे वाला मज़ीद कम कर लेते हैं, जैसे 0.5 कर देते हैं और अब भी कुछ मिल रहा है। और मेरा ख्याल हम इसको बॉर्डर को भी थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो ये बेस्ट है। अब हम अपने नैव बार पे आते हैं। अब यूएल के अंदर, एलआई के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट्स बने आ रहे हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल है एलआई का। तो अगर हम इसे हटाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे, हम अपना यूएल सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो एलआई है, हम इसे सिंपली एलआई भी कह सकते हैं। लेकिन क्या पता हमारे पास कहीं और एलआई भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो इसलिए हम यूएल एलआई लिखते हैं, स्पेसिफिसिटी के लिए। अगर इसे मैं मज़ीद स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नैव भी लिख दूँगा।
अब इसके अंदर मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। जैसे मैं लिखूंगा तो वो हमारा डॉट डॉट हट गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर अगर यूएल को एक फ्लेक्स बॉक्स दें तो हमारी ये जो वर्टिकल आइटम्स है ये रो में हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफॉल्ट डायरेक्शन हमारी रो होती है। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं तो आपकी प्रैक्टिस करने के साथ चीजें याद हो जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैव यूएल और लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं लिखूंगा आप देख सकते हैं ये रो में आ गया, लेकिन यहाँ पर स्पेस बहुत कम है तो मैं गैप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और 1 रैम से गैप दे देते हैं। ठीक लग रहा है गैप। और हाँ ओके, तो यहाँ पर हम एल आई को थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। लेट से इसका 18 पिक्सल्स कर देते हैं हम फॉन्ट साइज, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेट से 20 कर देते हैं, तो ये बेहतरीन लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन और ये ब्लू कलर में है, ये हमारे पास होता है ए की मदद से। ए टैग हमारा ये काम करता है। तो लेट्स से हम ए टैग को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसी चीज को सिलेक्ट करते हैं और नीचे आते हैं ए टैग लिखते हैं। अब हम ए टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, ये हमारे पास अंडरलाइन वाला इफेक्ट था, हमने नन लिखा तो अंडरलाइन वाला इफेक्ट चला गया। अब कलर चेंज करने के लिए आपको पता है कि हम कलर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और आगे हम ब्लैक लिख देंगे, क्योंकि हमें ब्लैक कलर चाहिए। जैसे मैं लेकर सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इसे थोड़ा सा बोल्ड करना है और थोड़ा सा अपर केस करना है, क्योंकि हमारे डिजाइन में भी ये थोड़ा सा बोल्ड है और थोड़ा सा अपर केस है। सबसे पहले तो हम इसे अपर केस कर देते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफी सारी ऑप्शन है। मैं यहाँ पर अपर केस करना चाहता हूँ, मैं लिखकर सेव करूंगा, हमारे पास अपर केस हो गया। अब इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने सैंस सेरिफ इस्तेमाल की है और फॉन्ट वेट भी कर लेते हैं हम बोल्ड। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा सारा अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार लोगो और ये एक लाइन पर, तो इन दोनों को एक लाइन पर लाने के लिए विड्थ फिट कंटेंट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूएल को पैडिंग 0 कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास यूएल की थोड़ी सी पैडिंग थी और वो स्पेस हो रहा था। तो जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा यूएल ऐसे हो गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एक लाइन में आ जाए ना सामने सामने, तो मैं ऐसा करूंगा हेडर को आके ना एक डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि स्पैन और नैव एक लाइन पर आ जाएंगे। लेट से मैं हेडर पे आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया। लेकिन अब ये थोड़ा सा अजीब सा मामला हो रहा है। लेट्स से देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरी जो नैव की हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बटन जो हमारा ये लोगो है इसकी हाइट इतनी नहीं है, तो ये स्ट्रेच हो रहा है। हमारे पास अलाइन आइटम्स की एक प्रॉपर वैल्यू होती है, एक्सक्यूज मी, स्ट्रेच। तो अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स लिखूँ तो यहाँ पर स्ट्रेच हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो ये हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्ट है। मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ कि हमारे पास जो आइटम है वो सेंटर हो जाए। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेच होना खत्म हो गया और हमारे पास अब ये सेंटर हो गया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये साइड पर रहे और यहाँ पर स्पेस आ जाए इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफाई बिटवीन कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गया। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं हमने ये कैसे डिजाइन की। ये हमारा था H1, तो हमारे पास पूरे पेज में H1 एक ही है, तो मैं ऐसे H1 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर एक हेडिंग के नाम से क्लास दी हुई है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा डॉट हेडिंग, सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लेट्स से मैं इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा कर देता हूँ। लेट्स से 3 रैम, तो ये काफी बड़ा हो चुका है। लेट्स से हम थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देते हैं, 4 रैम कर देते हैं। तो अब ये काफी बड़ा लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी बड़ा है, यहाँ पर इससे भी बड़ा है। हम इसे बहुत बड़ा करेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे। तो ऐसा करते हैं हम 6 रैम इसे दे देते हैं, ठीक है। और ये सिंपल ब्यूटीफुल है ना, हमारे पास यहाँ पर एक स्पैन में रैप हुआ है। तो अब हम हेडिंग के अंदर जो स्पैन है उसे सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग के अंदर जो स्पैन है हम उसे सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे फॉन्ट साइज इसका हम नॉर्मल कर दो भाई, 4 रैम कर दो। अब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन के सेंटर में हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने लैंडिंग के बाद पेज है, यानी एक यहाँ पर ब्रेक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं लैंडिंग के बाद आके एक ब्रेक एलिमेंट डाल देते हैं BR। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो हमारा ऐसे एग्जैक्ट उनके स्टाइल जैसा हो गया। तो लैंडिंग पेज को मजीद बड़ा कर देते हैं हम। लेट्स से यहाँ पर 7 रैम कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये तो कर दिया, लेकिन लाइन हाइट हमारे पास बहुत है, तो हम लाइन हाइट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। लाइन हाइट लिखते हैं, जब मैंने यहाँ पर 1 पिक्सल लिखा है ये तो बहुत कम है, तो हम 1 रैम लिख के देखते हैं। 1 रैम भी बहुत कम है, तो हम यहाँ पर 8 रैम लिख के देख लेते हैं। 8 रैम नॉर्मल लग रही है मुझे, तो हम ऐसा करते हैं इसे 6 रैम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 6.5 दे दूं तो ये बेहतर रहेगा। लेट्स से 7 दे देते हैं। CSS में ऐसा ही होता है कि आपको गेस करना पड़ता है और फिर आपका जो तुक्का है वो सही होता है। तो उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए सिंपल हम वही काम करेंगे, P को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके लिखेंगे फॉन्ट साइज हमारा कर दो भाई 1.5 रैम। करेगा काम, 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं सैंस सेरिफ की। और यहाँ पर हम ऐसा एक काम ये भी करते हैं कि इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, बोल्ड। ये लिखकर सेव करूंगा तो हमारा यहाँ पर ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट कम कर देते हैं। ऐसे यहाँ तक कर देते हैं।
और चूंकि ये भी सेंटर अलाइन है तो हम यहाँ पर आके टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी ये वाली एग्जैक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें तो हमारा ये टेक्स्ट भी हो गया। अब ये काफी बोल्ड सा नजर आ रहा है तो इसे हम थोड़ा सा लाइट बोल्ड करेंगे और यहाँ पर आके मैं बोल्ड की जगह लिखूंगा 600। 600 नहीं वर्क करा तो 500 लिख के देख लेते हैं। अब ये बहुत कम हो गया है तो ऐसा करता हूँ मैं 600 देता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ओपेसिटी कम करने के लिए हम ये लिखेंगे ओपेसिटी का कीवर्ड और 0.8 का मतलब है 80%। आप 80% भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं तो ये थोड़ा बहुत डिजाइन से मैच कर रहा है हमारा। लास्ट में हमारे पास ये स्टार्ट लर्निंग का बटन है जो कि हमें लिखना है तो हम एग्जैक्ट वही काम करेंगे। स्टार्ट लर्निंग वाले बटन को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, बटन को करेंगे सिलेक्ट और मार्जिन जो था ना हमारा साइडों से हम वो उसे कर देंगे ऑटो। तो अब हम यहाँ पर लेट से बटन को सेंटर लाइन करना चाहते हैं, काफी छोटे है। सबसे पहले ऐसा करते हैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम फॉन्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, 2 रैम लिखते हैं तो ये हमारा काफी बड़ा है। लेट्स से हम 1.5 लिख देते हैं यहाँ पर और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं शुरू में ही। शुरू यहाँ पर 0.5 रैम और यहाँ पर 1.5 रैम। चेक करते हैं तो हमारा हाँ ये नॉर्मल लग रहा है। इसका हमारा जो है बैकग्राउंड वो हम हटा देते हैं क्योंकि उन्होंने भी नहीं दिया हुआ। तो बैकग्राउंड हम नन कर देंगे। हम बैकग्राउंड कलर लिख के भी नन कर सकते हैं, सेम बात है। और यहाँ पर बॉर्डर जो है इसका हम थोड़ा सा मजबूत करेंगे, सॉलिड ब्लैक। 2 पिक्सल ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 पिक्सल करके देख लेते हैं, ये थोड़ा नुमाया है। अब मैं इसे लेफ्ट से सेंटर करना चाह रहा हूँ तो अब हम ये ट्रिक देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं ये चलती है या नहीं। तो हमारे पास ये नहीं चली। अगर ये नहीं चलती तो हमारे पास एक और ट्रिक भी है यार, फिकर नॉट। हम यहाँ पर आके लिखेंगे डिव और लेट से यहाँ पर मैं इसे क्लास देता हूँ सेंटर की, कि हम कोई भी चीज सेंटर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कोई भी डिव बना के सेंटर क्लास दे दूंगा और ऑटोमेटिकली वो सेंटर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैं इस बटन को इसके अंदर रैप करूंगा और यहाँ पर आके ना हम लिखते हैं सेंटर वाली क्लास को। अब सेंटर वाली क्लास में मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने इसके एक पेरेंट पे आया जिसकी हाइट विड्थ थी 100%। मैंने उसको दिया भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर, यानी वर्टिकली हमारे पास जो आइटम है वो सेंटर कर दो। ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर आइटम हॉरिजॉन्टली सेंटर होगी। अगर मैं लाइन आइटम्स को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हमारे पास अगर कोई हाइट होती तो ये उसको भी बीच में सेंटर कर देता। तो जस्टिफाई कंटेंट ने हमारे यहाँ से उठा के सेंटर में कर दिया इस आइटम को। बस यही किया है। अब आप देख सकते हैं बटन पे मैं जब होवर करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और ये अब कर्सर भी नहीं आ रहा। तो हम इसे कर्सर पॉइंटर कह देंगे सबसे पहले तो, कि जब भी मैं इस अपना माउस लेके जाऊँ तो ये पॉइंटर में बदल जाए। दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ कि होवर इफेक्ट हो तो बटन को सेलेक्ट करते हैं, होवर लिखते हैं और यहाँ पर आके मैं कहूंगा भाई इसका जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा डार्क कर दो। तो एक डार्क कलर हमको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट्स से हम #333 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये काफी डार्क हो गया। तो ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा ऑफसेट व्हाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, F3 तो जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो एक थोड़ा सा लाइट सा कलर आ रहा है। तो ये हमारा होवर इफेक्ट है। तो ये था हमारा आज का चैलेंज जो हमने कंप्लीट करना था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्ट वैसी वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर स्पेस मजीद ज्यादा है। अगर मैं इसे बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं वहां यहाँ पर भी वो स्पेस है, लेकिन जब मैंने इसे बड़ा किया था आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक एरर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक BR होना चाहिए तो हम यहाँ पर आगे एक BR डाल देते हैं यार, सिंपल सी बात है। लैंडिंग पेज में आएंगे और यहाँ पर आके हम BR डाल देंगे। ये लेकर सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पर टैक्स ज्यादा होता तो यहाँ पर नुमाया होता हमने जो काम किया है। लेट्स से मैं इसे बढ़ा देता हूँ लॉरम, तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ चल रहा है। तो इस साइज पर आके भी ये हमारा सही वर्क कर रहा है। तो ये हमारा CSS का चैलेंज नंबर 1 था। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप चैलेंज 1 जाके खुद करें यार। एक बार कोशिश करें तो आपसे हो जाएगा। अगर आप खुद करेंगे ना तो आपकी मसल मेमोरी बढ़ जाएगी। आपने प्रैक्टिस करते रहना है। अब आपने इसको दोबारा से बनाना है और खुद से बनाना है, इस बार ट्यूटोरियल नहीं देखना। अगर कोई समझ ना आए तो यहाँ पर आके आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। मैं हूँ अली बिन नसीर, अस्सलाम वालेकुम।